हाँ बेटा शुरू करें। देखो बेटा इस बैच में हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें पोएट्री का द पासिंग ऑफ अर्थर नामक पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया। नहीं अच्छा बताओ बेटा, समझ में आया? ईमानदारी से बताओ, पक्का? तो अगर समझ में आया तो बेस्ट, और अगर नहीं समझ में तो आएगा ही, लेकिन अगर कुछ कम क्लियर हो तो इसको बेटा आप तो खरीद चुके हो कोर्स, 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि इस पाठ में द पासिंग ऑफ अर्थर में पहला स्टैंजा और अंतिम स्टैंजा एक्सप्लेनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज इस बैच में हम लोग प्रोज पढ़ेंगे बेटा। प्रोज में पहले हम आपका कोर्स पूरा कर लें जो आपके कोर्स में है, उसके बाद जो और भी थी चीज़ है वो पढ़ाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग ये है, अब विद्यार्थी हैं कि अध्यापक हैं, अब उसमें पता लगता नहीं बेटा। उनकी मांग ये है कि सर जी वुमेंस एजुकेशन का पढ़ाओ, ठीक है। जब किसके पहले एक पार्ट और है बेटा, द होम कमिंग, वो भी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे हम पढ़ाएंगे तो आपको आएगा, लेकिन समय की मांग के अनुसार चलना चाहिए। हो सकता है कि कुछ अध्यापक गण भी हों, उनको स्कूल में पढ़ाना हो, तो उन्होंने डिमांड किया, लड़कों ने भी डिमांड किया। तो आज हम इस बैच में शुरू करने जा रहे हैं वुमेन्स एजुकेशन, औरतों की शिक्षा ना बेटा। इस पाठ को लिखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन सा पाठ है? वुमेन्स एज। पहले हम पूरा पाठ, स्टाइल वही है, पूरा पाठ पहले समझाएंगे तब किताब लेके पढ़ाएंगे। ये पाठक स्टाइल है, तो आज समझाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वुमेन्स एजुकेशन। इस पाठ को लिखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो एक महान लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा को विकसित करने पर जोर दिया। स्त्रियों की शिक्षा को विकसित कर दो, समाज अपने आप शिक्षित हो जाए, यह इनका फार्मूला था। यही फिलॉसफी भी है, इनकी फिलॉसफी है कि समाज को अगर शिक्षित करना चाहते हो तो कौन सी कड़ी पकड़ो, उसको शिक्षित कर दो तो सभी शिक्षित हो जाएंगे। अगर शिक्षित महिला है तो निश्चित है कि उसके जो लड़के बच्चे होंगे वह भी शिक्षित होंगे, पक्का। इस प्रकार की सोच लीजिए, क्योंकि ये लोग फिलासफर थे, जो नेता तो थे। अरे यार, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नाम सुना होगा। तो पहले हमारे जो नेता हुआ करते थे ये महाविद्वान थे। आज की नेतागिरी किससे है? 4 मर्डर कर दो तो सांसद बन जाओगे। इसीलिए मोदी ने कहा अपराधीकरण पर रोक लग दीजिए। हमारी बात सुनो ना, क्या कहना चाहते हैं? यानी कि योग्य पहुंचेगा जब राजा बन करके योग्य राजा चुनोगे तो आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा। इस प्रकार की सोच लीजिए। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर एस पाठ शुरू करते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहना है कि हे पाठक, आप एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर औरतों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। समाज उन औरतों की मांग करता है जो वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड। वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड औरतों के अभाव में कोई समाज विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता।
तो परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उन औरतों की आवश्यकता होती है जो वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड। लेखक कहते हैं मान लीजिए कि आपको एक कार्य करना है, मान लीजिए कि आपको एक कार्य करना है, उस कार्य को पूरा करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है बेटा, ईमानदारी और अनुशासन। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से और अनुशासित होकर के करता है तो निश्चित है कि वह अपने उद्देश्य में क्या होगा, सफल होगा। सफलता रूपी फूल उसकी झोली में गिरेगा और वह सफलता का पूर्ण आनंद पाएगा। ध्यान सुनो, क्या कहना चाहते हो? यश राधा कृष्णन का कहना है कि ईमानदारी और अनुशासन का गुण, बुरा न मानना, ईमानदारी और अनुशासन का गुण आदमियों की अपेक्षा औरतों में ज्यादा पाया जाता है। आदमियों की अपेक्षा औरतों में यह दोनों गुण ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए समाज में औरतों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। यह पाठ करो। अगर आपकी मम्मी पढ़ी लिखी होंगी तो निश्चित है कि वह आपको प्रेरित करती होंगी कि बेटा पढ़ो, बिटिया होगी तो बिटिया पढ़ो, कहती होगी जरूर, पक्का है। तो बेटा समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए उन औरतों की आवश्यकता होती है जो वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड। कुछ समय यह कहना चाहते हैं। एक्चुअली हमारे देश में जहां तक औरतों की शिक्षा का संबंध है, लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, यह बहुत व्यापक नहीं है। क्यों? क्योंकि देहाती क्षेत्रों में रहने वाले माता पिता अथवा गार्जियन अपने पुत्रियों को, बहनों को स्कूल अथवा कॉलेज भेजना पसंद नहीं करता। सबके घर की बात है। डॉक्टर यश राधा कृष्णन का कहना है कि जहां तक भारतीय समाज में लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, यह बहुत व्यापक नहीं। क्यों? क्योंकि देहाती क्षेत्रों में रहने वाले माता पिता अथवा गार्जियन अपनी पुत्रियों और बहनों को स्कूल अथवा कॉलेज भेजना पसंद नहीं करते। इसलिए क्यों नहीं करते वो मालूम है आपको? इसलिए अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से डॉक्टर यश राधा कृष्णन ने भारतीय सरकार की निगाहों को खोलने की कोशिश की है कि वह संस्थाएं जो समाज में लड़कियों की शिक्षा को बांट रही हैं, उन्हें केवल मान्यता ही नहीं मिलनी चाहिए बल्कि प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, एड भी मिलनी चाहिए, ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। समझो बेटा? यानी कि उन्हें केवल आप मान्यता ही न दो बल्कि उन्हें क्या दो, प्रोत्साहन दो, ताकि भारतीय समाज में शिक्षा का विकास हो सके। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक अरबों खरबों कमा कर रखे रहो, सब कूड़ा है। शिक्षा चाहे करोड़पति का लड़का हो और चाहे एक खुंचा लगाने वाले लड़का हो, यानी चाहे गरीब का लड़का हो चाहे अरबपति का लड़का हो, सब गार्जियन चाहता है कि हमारा लड़का जो है पढ़ने में अच्छा है, शिक्षित हो। सब चाहता है कि नहीं? बताइए। यश राधा कृष्णन चिंतित है, परेशान है कि हमारी संस्थाओं में, हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा बांटी जा रही है वह केवल व्यापक ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें गहराई होनी चाहिए। यही बता रहे बेटा, समझे ध्यान से। डॉक्टर यश राधा कृष्णन इस बात से परेशान हैं कि हमारी संस्थाओं में, हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा बांटी जा रही है वह केवल व्यापक ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें गहराई होनी चाहिए। अब व्यापकता क्या है और गहराई क्या है? व्यापकता यह है कि हमने आपको पढ़ा दिया, आप सुबुद्ध हैं, आप रट लिए, गए इम्तहान में लिख के चले आए, नंबर पा गए खूब अच्छा और आपको नौकरी मिल गई, बढ़िया से आपका जीवन जीने लगा। नहीं होगा। यह शिक्षा की व्यापकता है। तो शिक्षा की गहराई क्या है? शिक्षा की गहराई यह है
कि जो आपको पढ़ाया जाए उसका आप अपने जीवन में अनुपालन करें। यह शिक्षा की क्या है गहराई है। जैसे कहा बेटा, एक मर्सी पाठ पढ़ाया गया, आप उसके रट लिए, इम्तहान में राइटिंग बनती थी, खूब बढ़िया लिख दिया, नंबर पा गए, नौकरी मिल गई, आराम से जीवन जीने लगे। यह शिक्षा की व्यापकता है। गहराई क्या है, आपको मर्सी पाठ पढ़ाया गया, इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि नंबर पाइए, नौकरी पाइए, इसलिए पढ़ाया गया कि किसी गरीब दुखियारे को कभी परेशान न करना। यह शिक्षा की क्या है गहराई, यानी जो आप पढ़ें उसको जीवन में चरितार्थ करें। दिस इज एजुकेशन। यह राधा कृष्ण का कहना है कि वह शिक्षा जो हमारी संस्थाओं में हमारे विद्यार्थियों के बीच में बांटी जा रही है, वह केवल व्यापक ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें गहराई भी होनी चाहिए। गहराई समझ गए ना, व्यापकता भी समझ गए ना बेटा। मोटी मोटी किताबें नहीं, गहराई भी नहीं। गीता की भगवान कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में कही हुई गीता की एक लाइन का उदाहरण देकर डॉक्टर यश राधा कृष्ण हमको समझाते हैं कि किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, सिंगल माइंडेडनेस और डेडिकेशन, यानी एकाग्र चित्तता होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, एक कार्य को करने के लिए एक बुद्धि होनी चाहिए, यानी कि एकाग्र चित्तता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को एकाग्र चित्त होकर के समर्पण की भावना से करता है तो निश्चित है कि सफलता रूपी फूल उसके चरणों में गिरता है। लेकिन उसी कार्य को करते समय अगर उसका दिमाग कईयों दिशाओं में बटा हुआ है, कईयों दिशाओं में भाग रहा है, तो सफलता रूपी फूल उससे कोसों दूर रहेगा। वह कभी भी अपने जीवन में सफलता का चेहरा नहीं देख पाएगा। तो डॉक्टर यश राधा कृष्णन का कहना है कि मोटी मोटी किताबें पढ़कर हम विद्वान बन सकते हैं, कुशल बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारी जिंदगी अंधकार में ही बन जाती है, गलतियों का पुलिंदा बन जाती है और उसमें कड़वाहट के अलावा कुछ भी नहीं रहता। हमारी बात सुनो। तो आपको यह सिखाया जा रहा है कि जो शिक्षा आप अपने जीवन में गेन करें, कैसे गेन करो। पहली बात, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर किसी कार्य को करते समय आप एकाग्र चित्त हैं और उस कार्य के प्रति आपका समर्पण है तो निश्चित है कि द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल फॉल इन योर लैप, सफलता रूपी फूल आपकी झोली में गिरेगा और आप उस समय सफलता का वास्तविक स्वाद चखेंगे। निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफल हो। हमारी बात सुनो ना। तो यहां पर क्या कहा गया, डॉक्टर यश राधा कृष्णन कहते हैं कि हमारी संस्थाओं में हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा बांटी जा रही है उसका यह कर्तव्य है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए कि वह हमारे विद्यार्थियों के सामने बहुत सारे उद्देश्य रख दे, बहुत सारे पर्पज रख दे। यश राधा कृष्णन का कहना है कि जो शिक्षा, जो हमारी संस्थाओं में हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा बांटी जा रही है उसका यह धर्म है कि वह हमारे विद्यार्थियों के सामने उद्देश्यों की झड़ी लगा दे, बहुत सारे उद्देश्य रख दे और यह विद्यार्थी का कर्तव्य है कि उसमें से उसे कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सा उद्देश्य पूरा करना उसको अच्छा लगता है, उसी उद्देश्य को यह अपना ले। लेकिन ऐसा हमारे समाज में है नहीं।
इंटर बीए एमए तक पढ़ डालो, लेकिन पता ही नहीं कि आगे क्या करोगे। यानी कि हमारी शिक्षा जो है एमलेस है, उद्देश्य विहीन है। इंटर पास हो गए, लड़के से पूछा गया कि क्या करोगे, लड़के को पता ही नहीं क्या करना, मम्मी पापा जो कहेंगे वो पढ़ेंगे। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। यह सारा कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि यह ऐसी शिक्षा का सिस्टम होना चाहिए ना बेटा, कि वह हमारे विद्यार्थियों को निश्चित लक्ष्य दिखाए, और उस लक्ष्य पर अगर आप चलते हो तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में क्या होगे, सफल हो ना बेटा। तो विद्या, संस्कृत की एक लाइन है, उसका उदाहरण देते हैं। यह सारा कृष्ण कहते हैं कि विद्या हमें विवेक देती है। क्या देती है? ज्ञान देती है। अब विमर्श रूपी विद्या, विमर्श रूपी विद्या क्या है? जो आपके कोर्स, विचार विमर्श करके जो कोर्स निर्धारित किया गया है, इसे विमर्श रूपी विद्या कहते हैं, जो आप पढ़ते हो। विमर्श रूपी विद्या हमें एक ज्ञान देती है, यह पता करने के लिए कि क्या सही और क्या गलत। एक लड़के ने कहा, गुरुजी हमारा उद्देश्य है डकैती डालना। एक ने कहा, गुरुजी हमारा उद्देश्य है डॉक्टरी करना। ठीक, तो यानी कि कहा कि यह हमारे विद्यार्थियों का नैतिक कर्तव्य है कि वह पता करें ना बेटा कि वह कौन सा उद्देश्य उनको अच्छा लग रहा है। तो एक लड़के ने कहा मैं डकैत बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो अब डकैत बनोगे कि डॉक्टर बनोगे, हमारी मर्जी है, हमारा उद्देश्य यही है। तो लेखक कहता है नहीं, विद्या हमें विवेक देती है और विमर्श रूपी विद्या हमें एक ज्ञान देती है, यह पता करने के लिए कि क्या सही और क्या गलत है, क्या सही और क्या गलत। आप डॉक्टर बनना चाहते हो कि डकैत बनना चाहते हो, यह हमारे विद्यार्थियों को परिभाषित करना है, यह हमारे विद्यार्थियों को निश्चित करना है। तो उसने कहा नहीं, विद्या हमें विवेक देती है, विमर्श रूपी विद्या हमें एक ऐसा ज्ञान देती है ना जिससे हम पता करते हैं कि क्या सही और क्या गलत। तो बताइए, डॉक्टर बनना चाहोगे कि डकैत? डॉक्टर, यह हमें सिखाती है विद्या ना। और यह हमारे विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वह पता करें कि समाज उनसे किस चीज की मांग कर रहा है, डॉक्टर की डकैत। तो डॉक्टर की मांग कर रहा है, डकैत की नहीं ना। यह सारा कृष्ण कहते हैं कि वह उद्देश्य जो शताब्दियों पहले, युगों पहले अच्छा माना जाता था, वह उद्देश्य जो आज से शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, कोई जरूरी नहीं है कि वही उद्देश्य आज भी अच्छा हो। इसलिए यह विद्यार्थियों का कर्तव्य है, हमारे लड़कों का यह कर्तव्य है, हमारे छात्रों या छात्राओं का यह कर्तव्य है कि वे पता करें कि वर्तमान पीढ़ी की क्या जरूरत है, वर्तमान पीढ़ी की क्या आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अनुरूप उन्हें अपने उद्देश्य को परिभाषित करना चाहिए, जिससे समाज का विकास हो सके, परिवार का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। ठीक है, यह सारा कृष्ण कहते हैं कि जब हम लोग कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो हम अपने पवित्र गीतों को गाते हैं, पवित्र गीतों को गाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि कहते हैं। और शांति ही शांति ही शांति कहकर हम अपने कार्य को समाप्त करते। यह सारा कृष्ण की सलाह है कि हे पाठक, गुरु और शिष्य के बीच में न तो भय होना चाहिए और न ही घृणा होनी चाहिए। अगर आप अपने गुरु से घृणा करते हो तो गुरु कितना भी बढ़िया पढ़ाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपने गुरु से डरते हो तो आपके अंदर जो कमी है उसको आप पूछोगे नहीं, अब पूछोगे नहीं तो कमजोर बने रहोगे। तो यह सारा कृष्ण का कहना है कि देयर शुड बी नाइदर हेटेड नॉर फियर इन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। गुरु और शिष्य के बीच में न तो भय होने चाहिए, न ही घृणा होनी चाहिए।
पक्का? यश राधाकृष्णन कहते हैं कि हे पाठक, दया एक ऐसा गुण है जो आदमियों की अपेक्षा औरतों में ज्यादा पाया जाता है। औरत दया का रूप है, औरत दया की देवी है। औरत का दूसरा नाम क्या है? दया। डॉक्टर यश राधाकृष्णन कहते हैं कि दया एक ऐसा गुण है जो आदमियों की अपेक्षा औरतों में ज्यादा पाया जाता है। मतलब औरत दया का रूप है, औरत दया की देवी है। दया का दूसरा नाम क्या है? औरत का दूसरा नाम क्या है? दया। एक किताब पढ़कर डॉक्टर यश राधाकृष्णन को पता लगा कि समाज में स्त्रीत्व का पतन हो गया। स्त्री नहीं, स्त्रीत्व का क्या हो गया? पतन हो गया। क्यों? क्योंकि उसी किताब ने उनको बताया कि समाज में दया का ह्रास हो गया। यानी कि दया और स्त्रीत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। दया के अभाव में स्त्रीत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। स्त्रीत्व के अभाव में दया की कल्पना नहीं की जा सकती, और दया के अभाव में स्त्रीत्व समाज में सांस नहीं ले सकता। यानी कि औरत का स्वाभाविक गुण क्या है? दया। वह इंसान जिसके हृदय में दया नहीं है, उसे मानव बुलाए जाने का कोई हक नहीं। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हे पाठक, अपने हृदय रूपी बगीचे में विचारशीलता, दयालुता और दया रूपी आदर्श पौधों को क्या करो? उगाओ। क्योंकि इन उच्च गुणों के अभाव में हम लोग इस संसार में सींग और पूंछ से रहित इधर उधर भटकते हुए जानवर हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं समझ? यानी कि दया एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए जरूरी है। दया के अभाव में हम संसारवासी जानवर हैं, सींग और पूंछ से रहित इधर उधर भटकते हुए क्या है? जानवर। इसके अलावा हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। ना हमारी बात सुना ना? डॉक्टर यश राधाकृष्णन बहुत सारा एग्जाम्पल दे करके भारतीय समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, स्त्रियों के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने पर जोर दिया। ना डॉक्टर यश राधाकृष्णन का कहना है कि यह संसार जिसमें हम जी रहे हैं, यह संसार जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, यह संसार जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, यह एक विष के पेड़ के समान। कैसा? यह संसार जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, यह एक विष के पेड़ के समान है। और उसमें दो प्रकार के विशेष फल लगे हुए। पहले फल का नाम है हमारे पुराणों का अध्ययन, पुराना एक्सपीरियंस। हमारे पुराणों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। कहाँ? हमारी संस्थाओं में, हमारे विद्यार्थियों के बीच में हमारे पुराणों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। इतना नहीं, एक फल यह होगा, अरे यार कोई पेड़ लगाते हो तो उसमें फल होता है ना, तो यह संसार एक विष का क्या है? पेड़ है, और उस पेड़ में दो विशेष प्रकार के फल लगे हुए हैं। पहले फल का नाम क्या है? कि हमारे पुराणों का अध्ययन, यानी जो पुराना एक्सपीरियंस है उसका पढ़ाया जाना चाहिए। कहीं पढ़ाया जाता है? नहीं। तो लंट हो कहाँ से विकास होगा? तो राफेल बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। आप अभी नहीं बना पा रहे हो, आगे बना लोगे दैट इज द थिंग, लेकिन आप खुद नहीं बना पा रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो। तो यह शिक्षा, इसका मतलब ही हमारी कमजोर है। अरे यार समझ नहीं रहे हो, क्या करें? हमारी संस्थाओं में, हमारे विद्यार्थियों के बीच में हमारे पुराणों का अध्ययन होना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरा फल का नाम क्या है? उस पर पढ़ा करके छोड़ने देना, उस पर
बड़े लोगों से वार्तालाप, बड़े दिमाग वालों से यानी विद्वान लोगों से उस पर वार्तालाप। सारे पुराणों का अध्ययन कराया जाना चाहिए, तो पता लगेगा कि अर्जुन ने बाण मारा तो खटखट खटखट पानी नीचे से आ गया, अर्जुन ने बाण मारा तो आग बरसने लगी, अर्जुन ने राम ने बाण मारा तो मिसाइल निकल गई। तो यही सब तो राफेल है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। उन पुराणों का जब आप अध्ययन करोगे तो उसमें आपको कुंजी मिलेगी कि यह कैसे चलता था, कैसे बनता था। हमारा पुराण तो बताता है कि रावण के पास एक ऐसा विमान था जिसमें पेट्रोल नहीं लगता था। आज आप सोचते हो कि हम हवाई जहाज बना लिए हैं, राफेल खरीद लिए हैं, खुद तो नहीं बना पाए, लेकिन यह न समझना इसके पहले भी ये सब हो चुका है। तो जब उन पुराणों का अध्ययन होगा और बड़े लोग उस पर दिमाग लगाएंगे। अच्छा बताओ, जो आपको पढ़ाया जाता है उस पर दिमाग लगता है तो विकास होता है कि नहीं होता है ना? आज की जो पढ़ाई है, लेकिन आज पुराण पढ़ाया जा रहा क्या? नहीं। तो अब वो पुराण जब पढ़ाया जाए और उस पर बड़े लोग उस पर दिमाग लगावें, बड़े दिमाग वाले, तो बताइए ऐसा हवाई जहाज बना लोगे कि नारद जी हवाई जहाज बैठे, बटन दबाए, 1 सेकंड में चंद्रलोक पहुंच गए, 1 सेकंड में चंद्रलोक पहुंच गए, 1 सेकंड में ब्रह्मलोक पहुंच गए। अभी ऐसा विज्ञान ऐसा है क्या? हमारे पुराणों में लिखा है, इसका मतलब यह संभव है, इसका मतलब यह संभव। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी शिक्षा सिस्टम जो है डाउन हो गई, नीचे हो गई। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, आवर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन करप्टेड। हमारी शिक्षा पद्धति जो है वह गड़बड़ हो गई है। सरकारें बैठी हैं, कहती हैं पास कर दो, 90 नंबर किसी कम नहीं देना, तो लर्न तो यह शिक्षा है। हम तो तुमको 100 दे रहे हैं, जाओ पास हो जाओ। गधा करेंगे, ऐसी पढ़ाई होगी क्या? ऐसी पढ़ाई करने से विकास नहीं होगा, यह यहां कहा जा रहा है। अरे जो समझा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हर गार्जियन चाहता है कि हमारा लड़का चाहे महागधा ही हो, लेकिन उसको 100 में 100% आना चाहिए। यह शिक्षा नहीं होती। तो हमारी संस्थाओं में हम यह राधा कृष्ण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, यह राधा कृष्ण कर रहे हैं कि हम, अरे फिलासफर है यार, दार्शनिक है, देश के बारे में सोच रहा है। ये सब मोदी की बात थे। ये जो डॉक्टर ये राधा कृष्णन और का नाम था मदन मोहन मालवीय, ये सब देश के बारे में सोचते थे बेटा। उन्होंने जो लिखा है वह आपके हित के लिए लिखा। हमारी बात सुनो ना। तो हमारी संस्थाओं में हमारे विद्यार्थियों के बीच में हमारे पुराणों का अध्ययन होना चाहिए, एक फल। दूसरा, इतने नहीं अध्ययन, उसके बाद बड़े दिमाग वाले जो विकसित दिमाग वाले हैं उन पर वार्तालाप करें। आपने यह भी सुना होगा कि रावण संहिता लंका में थी, अमेरिका ने उसको मंगाया है, उस पर रिसर्च कर रहा है, क्योंकि वो सब पुराण का मतलब पुराना एक्सपीरियंस कि कैसा विमान था कि उस पर लोग बैठ जाते थे, तेल भी नहीं लगता था, फिर भी सीट खाली रहती थी। हमारी बात सुनो। तो ये चीज यहां सिखाई जा रही है, यानी इस प्रकार से प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो क्या कहा है? उन सारे पुराणों का अध्ययन, गीता, बाइबल, कुरान, जितने भी आपके हैं, जितने भी पुराण हम अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं, हमारे यहाँ सभी पूरे संसार के पुराण होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी हैं, सिंधी पंजाबी सभी हैं। तो सारे पुराणों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो निश्चित है कि आप दिन पर दिन विकास के रास्ते पर चलोगे, सफलता रूपी फूल आपके चरणों में गिरेगा। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए आगे बताए। उपनिषद की एक लाइन का उदाहरण देकर डॉक्टर यश राधा कृष्णन कहते हैं, समझाते हैं कि एक उपनिषद में कुछ विद्यार्थी लोग गुरु जी से प्रश्न करते हैं कि गुरु जी, कौन सी चीजें हैं जो एक अच्छे जीवन के लिए उपयोगी हैं?
बिना उत्तर दिए हुए अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने उत्तर नहीं सुना? अरे लंटो, उत्तर दिए नहीं तब तक कह रहे उत्तर सुना नहीं। तो वहां क्या होता है? बिजली की गर्जना करती हुई दा 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 3 बार ताली बजाकर आवाज क्या है? दा 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 की आवाज करती हुई 3 बार ताली बजती है और गुरुजी पूछते हैं अपने विद्यार्थियों से कि क्या तुम लोगों ने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं सुना? इस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी बच्चे का दिमाग खुलना चाहिए। नहीं समझ पाए अध्यापक जो है उन्हें बताता है कि यही दा 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 3 चीजें हैं जो एक अच्छे जीवन के तत्व के लिए क्या है जरूरी। क्या क्या? दा दा दा, दम, दान और दया। यही 3 चीजें हैं जो एक अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि 3 गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप महान वैज्ञानिक हैं। दम, दम क्या है? दम लगा के है जोर, ताकत नहीं। दम माने होता है इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, सेल्फ कंट्रोल। वह इंसान जिसके अंदर आत्मनियंत्रण का गुण आ गया है वही वास्तव में क्या है? मानव है। कि दम, आत्म सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, दम एक ऐसा गुण है जो आदमी और जानवर में अंतर पैदा करता है। आत्मनियंत्रण एक ऐसा गुण है जो आदमी और जानवर में अंतर पैदा करता है। दम, दम की बात हो रही है। दान तो ऊपर पढ़ा दिया ना, सॉरी दया ऊपर पढ़ा दिया ना। तो दम एक ऐसा गुण है जो आदमी और जानवर में क्या पैदा करता है? अंतर पैदा करता है। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक उदाहरण देकर हम पाठकों को आत्मनियंत्रण का पाठ सिखाते हैं, दम का पाठ सिखाते हैं। रामायण में लिखा है कि जब लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ जंगल जाने का निर्णय लेते हैं, जब लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ जंगल जाने का निर्णय लेते हैं तो उनकी माता सुमित्रा, लक्ष्मण की माता क्या नाम था? सुमित्रा, अपने लड़के को समझाती है क्या? बेटा जंगल तो जा रहे हो लेकिन जंगल में अपने भाई राम को अपने बाप दशरथ की तरह समझना। किस ये ना समझना कि तुम्हारे भाई हैं, बल्कि तुम्हारे पिताजी हैं। क्या है? बड़े भाई को बाप का दर्जा दिया जाता है, समझे? और अपनी भाभी सीता को मेरी तरह समझना, नहीं कि अपनी मां की तरह समझना। जंगल जा रहे हो तो पूरे जंगल को क्या समझना? अयोध्या समझना, नहीं तो वहां कांटा लगा कहां? जंगल में। तो अपने भाई राम से कहो भैया वनवास तो तुमको हुआ है, हम कहां पीछे पीछे खाक छान रहे हैं। ऐसा नहीं है, यानी कि आत्मनियंत्रण का गुण आपके अंदर होना चाहिए। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा उदाहरण, जंगल जा रहे हो तो अपने भाई राम को अपने पिता दशरथ की तरह समझना, भाभी सीता को अपनी मां सुमित्रा की तरह समझना और पूरे जंगल को अयोध्या समझना। इस प्रकार की सलाह देकर सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को भाई राम और भाभी सीता के साथ जंगल जाने के लिए जंगल जाने की सलाह देती। आगे इस प्रकार से हमारे पुराणों में बहुत सारी पुलकित कर देने वाली कहानियां, बहुत सारी दिल को छू देने वाली कहानियां हैं जो हमें नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो जब इस प्रकार का पाठ पढ़ोगे तो घोटाला नहीं करोगे, विजय माल्या नहीं बनोगे, नीरव मोदी नहीं बनोगे, वो आखिर वो तो पढ़े लिखे हैं, यादव सिंह नहीं बनोगे,
क्योंकि नैतिकता का पाठ सिखाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव नहीं बनोगे। जब ऐसा नहीं होगा तो निश्चित है कि आप विकास करोगे, परिवार विकास करेगा, समाज विकास करेगा, देश विकास करेगा। नैतिकता खत्म हो गई है, नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। यह कारण है कि हमारा पतन होता जा रहा है। अब आइए शिक्षा पर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि जब समाज के लोग शिक्षा पर बातें करते हैं तो वह सभी अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कोई कहता है नंबर ज्यादा आना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं शिक्षा उचित होनी चाहिए, कोई कहता है कि शिक्षा जो हो वह ज्ञान के लिए होनी चाहिए। तो सब अपना अपना दृष्टिकोण देते हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने हम पाठकों को अपना उद्देश्य बताया है, यानी कि उनकी अपना दृष्टिकोण बताया है कि समाज में कैसी शिक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहना है कि इतिहास, भूगोल और विज्ञान हमें उस संसार के बारे में ज्ञान देता है जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं। इतिहास, भूगोल और विज्ञान हमें उस संसार के बारे में ज्ञान देता है जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं। अकबर कैसे था, अशोका कैसे था, भूगोल कहां तक हमारा राज्य है, विज्ञान बटन दबा दो बत्ती जल जाए। तो इतिहास, विज्ञान और भूगोल हमें उस संसार के बारे में ज्ञान देता है जिस संसार में हम लोग जी रहे हैं। बहुत सारी संसार में बहुत सारी तकनीकी संस्थाएं, उन संस्थाओं में टेक्निकल एजुकेशन बांटी जा रही है। उस टेक्निकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन करने का। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमो। यही दो चीजें केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार में शिक्षा का उद्देश्य बन चुके हैं। इस आधुनिक युग में शिक्षा का मूल उद्देश्य है सांसारिकता का ज्ञान प्राप्त करना और तकनीकी एजुकेशन प्राप्त करना ताकि जीविका कमाई जा सके। यह राधाकृष्णन कहते हैं इसका मतलब इस आधुनिक युग में शिक्षा के मूल उद्देश्य को संकुचित कर दिया गया है, संकीर्ण कर दिया गया है। यह राधाकृष्णन के अनुसार यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। इस आधुनिक युग में शिक्षा का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? सांसारिकता का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन करना। यह राधाकृष्णन कहते हैं कि यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं। शिक्षा का मूल उद्देश्य है जो युगों से रहा है। शिक्षा का पहला मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्तर को विकसित करना, मेंटल डेवलपमेंट। और दूसरा शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि एक ऐसे संसार में प्रवेश करना जो इस भौतिक संसार की परिधि के परे, जिसे आध्यात्मिक संसार कहते हैं। भौतिक संसार के अभाव में आध्यात्मिक संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यही दो चीजें शिक्षा का मूल उद्देश्य रही हैं, आज से नहीं युगों से। याज्ञवल्क्य गार्गी नाम सुना होगा। बताइए कितने हवाई जहाज थे उनके पास, कितनी संपदा थी उनके पास। ईश्वरत्व प्राप्त कर लिए थे बेटा, ईश्वरत्व। यह शिक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। हमारी बात समझ ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि बहुत दिनों से, कुछ शताब्दियों से हम अपने स्त्री समूह को उपेक्षित करते रहे। संस्कृत का एक श्लोक है, पुरा कल्पेश नारीणाम मंदिरा बंदना निश्चिता अध्यापनांच वेदानाम गायत्री वचनम तथा। अर्थ बता दें, पुराने जमाने में हमारी स्त्रियों को यज्ञोपवेश संस्कार करने की इजाजत थी।
उन्हें जंगल में मंदिर में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करने की इजाजत है। उन्हें गायत्री माला को घुमाने की भी क्या थी? इजाजत थी। परिणाम यह था कि उस जमाने में गार्गी जैसी विदुषी पैदा हुई, याज्ञवल्क्य जैसा महान विद्वान पैदा हुआ जिसने ईश्वर को जान लिया। पुराने जमाने में हमारी स्त्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार करने की इजाजत है, उपनयन संस्कार। उन्हें वेदों को पढ़ने की इजाजत थी। उन्हें मंदिरों में जाकर या जंगलों में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करने की क्या थी? इजाजत थी। उन्हें गायत्री की माला जपने की भी क्या थी? इजाजत थी। परिणाम यह था कि उस जमाने में हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी नाम और प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर थी। पूरे संसारवासी हमारी शानदार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सभ्यता से प्रभावित होकर मध्य युग में बहुत सारे विदेशी यहां पर आए अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ, और उन सब ने मिलकर हमारी शानदार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करने की क्या की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि मध्य युग में हमारी औरतों के सारे अधिकार छीन लिए गए। उन्हें समाज में गुलाम बना दिया गया, उन्हें समाज में शो पीस बना दिया गया, उन्हें पर्दे और घूंघट के पीछे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, उन्हें छुआछूत की बस बना दिया गया, उन्हें सोनाक्षी सिन्हा एक ठुआई है नई हीरोइन, शो पीस पूनम ढिल्लन बना दिया गया, शो पीस बना दिया गया। उन भारतीय महिलाओं को पुरुषों के पैरों तले कुचल दिया गया। परिणाम यह हुआ कि अस्तित्व के पतन के साथ साथ हमारी सभ्यता भी पतन के गर्त में चली गई। पतन हो गया हमारी सभ्यता का। तो समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, सभ्यता के विकास के लिए उन औरतों की आवश्यकता होती है जो वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड है। अगर वो औरतें शिक्षित हैं तो उनकी जो संतानें पैदा होंगी निश्चित है कि शिक्षित होंगे। आई बात सुनो। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहना है कि महात्मा गांधी के जमाने में भारतीय समाज में हमारी स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। उन्हें समाज में गुलाम बना दिया गया था, उन्हें छुआछूत की बस बना दिया गया था, उन्हें पर्दे और घूंघट के पीछे रहने के लिए बाध्य कर दिया गया था, उन्हें समाज में शो पीस बना दिया गया था। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? पर्दे और घूंघट के पीछे रहने के लिए उन्हें पुरुषों के पैरों तले कुचल दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जो 19वीं थे कि 19वीं जो 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों के स्तर को ऊपर उठाने की क्या की कोशिश की। महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता के बगीचे में एक क्रांति का पौधा लगाया। उस पौधे के तहत रहते हुए हमारी औरतें अपने पुराने जमाने के अधिकार को, वही पूरा कल्पेश होता है, दोबारा प्राप्त कर रही हैं और पुरुषों की तरह जीन्स और पैंट पहनकर खुले बाजार में बिना किसी हिचकिचाहट के घूम रही हैं। तो निश्चित है कि आने वाले समय में हमारा भारतवर्ष भी पूरे वर्ल्ड का गुरु बनेगा। बात पक्की? यह सिखाया जा रहा था। इस प्रकार से अगर आप गेन करते हो शिक्षा, यानी कि प्रेरित हो कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आप विकास करोगे, आपके परिवार का विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, तो आप अपनी माता बहनें जितने हैं सबको आप क्या करिए, शिक्षित करिए और वेल एजुकेशन दीजिए।
not only for the development of the society, but also for the progress of the country and civilization. There is need of those women who are well cultured, well mannered, and well educated. Language देखो, well cultured, well mannered, and well educated. आई बात समझ में? तो यह जो है, यह राधा कृष्ण ने हमको आपको क्या क्या सिखाया था। दार्शनिक थे, उनका अनुकरण करो, निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। अभी आपने एक नेता का नाम सुना होगा, बताइए किसने कहा कि नंबर पाने को महत्व न समझो। नंबर पाना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, कुशलता आपके अंदर रहनी चाहिए। किसने कहा? मोदी ने कहा बेटा। इसका मतलब वो सही गाइड आपको कर रहे हैं। आई बात समझना? जो सही कहे उसको सही करो, जो गलत है उसको गलत करो। तो हम आपको आज बताए बेटा वुमेन्स एजुकेशन के बारे में कुछ समझाया, हाँ? तो आप इसे जो है शेयर करें, हाँ बेटा, और उनसे क्या यानी कि अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करें, ठीक है? थैंक यू बेटा।